Hello students, myself Purnima Mishra. I am explaining the second part of French Revolution from your history book. In previous chapter I have told about the basic causes of French Revolution. Today I am telling about the outbreak of the revolution. Last टाइम आपने इसके बारे में पढ़ा था कि लुइस 16 ने टैक्सेस क्यों लगाए थे. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द आफ्टर दिस प्रोसेस. उस समय ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस अलोन किए जाते थे, वो जो इम्पोज किए जाते थे, वो राजा के कहने पर नहीं होते थे, बल्कि एक जनरल स्टेट असेंबली के थ्रू इसको बनाया जाता था. ये टैक्सेस राजा अपने मन से नहीं करता था, बल्कि उसके लिए एक असेंबली होती थी और उसके लिए एक स्टेट जनरल की प्रतिनिधि सभा को बुलाया जाता था, जिसमें उसे अपने करों की सारी मंजूरी स्टेट जनरल से लेनी पड़ती थी और स्टेट जनरल अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजते थे. तो ऑन 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली को बुलाया, जिसमें स्टेट जनरल के प्रपोजल और नए टैक्सेस को इम्पोज किया गया करने की बात कही गई थी. और उसी समय वर्सलीज के हाल में इन डेलीगेट्स को बुलाया गया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और अलग अलग रोज में बैठे हुए थे, जिसमें 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड बैक. और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो पीछे खड़े हुए थे. थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोस्ट प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. थर्ड स्टेट में बहुत पढ़े लिखे लोग थे और इसके अलावा फीजेंट आर्टिसंस, वीमेन, और जिनको बिल्कुल एंट्री करने के लिए डिनाइड कर दिया गया था. हाउएवर द ग्रीवेंसेस ऑफ डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट टू देम. और लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की एक सूची बनाई गई, जिसमें प्रतिनिधि अपनी डिमांड को लेकर आए थे. वोटिंग ऑफ स्टेट जनरल पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल द ईच स्टेट हैड वन वोट. स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक ही वोट देने की का राइट था. दिस टाइम लुइस 16 डिटरमाइंड कंटिन्यू टू सेम प्रैक्टिस. और इस बार लुइस 16 ने अपनी इसी प्रथा को पालन करने का एक काम करा. बाय द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट. उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए. और ये जो डिमांड थी वो फिलोसोफर रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड थी. व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, जब किंग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो थर्ड स्टेट के लोग उस असेंबली से बाहर चले गए. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट viewed themselves as a spokesman for whole French nation. और तीसरे थर्ड स्टेट के लोगों ने सेल्फ को फ्रांसीसी राष्ट्र का एक स्पोकमैन मानते को घोषित कर दिया. और 20 जून को एक हॉल में, टेनिस कोर्ट के हॉल में वो इकट्ठे हुए, जहाँ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली, और खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. और इन सबको काम करने में वहाँ के जो अच्छी सोसाइटी के लोग थे, हायर सोसाइटी के अबे साइस और मेराव्यू, जो एक नोबल फैमिली से बाउंड थे, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया. ही ब्रॉट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस. उन्होंने अपना एक जर्नल निकाला और उसमें अपनी कुछ भाषण दिए, और वर्सलीज के हॉल में भी ये सब लोग इकट्ठे हुए. वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलीज, जब नेशनल असेंबली वर्सलीज में इस तरह के संविधान को बनाने की बात चल रही थी, उस समय फ्रांस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से वहाँ ये एक सीवियर विंटर सीजन था, जिसमें फ्रांस में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की कमी पड़ गई और ब्रेड के प्राइस रोज हो गए. सिचुएशन होल्डेड सप्लाईज, फूड सप्लाई रुक गई. और आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स लॉन्ग क्यूज ऑफ बेकरी, क्राउड एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड ऑन द रूफ्स. और बहुत लंबी लाइन में वहाँ की लेडीज़ खड़ी होती थी बेकरी की लाइन में, और गुस्से होकर उस समय उन लोगों ने जो बैस्टिल के किले पर जाकर 14 जुलाई को हमला कर दिया. कंट्री साइड में एक र्यूमर फैल गया था कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और
लोग अपना गिरोह चला रहे हैं, जागीरदार अपना गिरोह चला रहे हैं, जिसकी बात और पकी हुई फसल को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हो गए एंड माइग्रेटिंग नेबरिंग कंट्रीज, और लोग अपनी जागीरों को छोड़कर भाग गए। फेस द पावर ऑफ रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली accorded recognition of National Assembly and accept the principle of power would have now the check by the Constitution। और अंत में इतने संघर्षों के बाद में लुइस 16 ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ ट्रीज अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। और 4 अगस्त को ये टैक्सेस को ख़त्म करने की बात को स्वीकार किया गया। और मेंबर्स एंड क्लर्गी टू फोर्स टू गिव अप द प्रिविलेजेस। और जो क्लर्गी के लोग थे, जिनको सारे सुविधाएं मिलती थी, सारे लाभ मिलते थे, उनको उनके प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया। टेक्स वर अबॉलिश्ड, टैक्सेस जो थे, टेथ नाम का टैक्स था, उसको ख़त्म कर दिया गया। एज द रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट द बिलियन लिब्रे। और इससे इस प्रकार लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ चुकी थी। Now the National Assembly completed the draft of Constitution in 1791। और अब नेशनल असेंबली ने 1791 में अपना संविधान बना लिया। इट्स मेन पावर वॉज टू लिमिट टू पावर ऑफ मोनार्क। और इस संविधान का मतलब राजा की ताकतों को सीमित कर देना था। दिस पावर इंस्टेड बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ना होकर ये सारी सेपरेटेड अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हाथ में आ गई थी। और वो थी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस तरह फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो चुकी थी। नाउ 1719 in the Constitution of 1791 vested the power to make the laws in National Assembly। सन 1791 के संविधान के कानून से बनने से नेशनल असेंबली को सारा अधिकार सौंप दिया गया। दैट सिटीजन वोटेड टू ग्रुप ऑफ इलेक्शन। सर्वप्रथम नागरिकों का एक निर्वाचन, जो वहाँ के सिटीजन थे वो वहाँ की असेंबली के लोगों को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउ एवर राइट टू वोट, लेकिन सभी लोगों को वोट करने की पावर नहीं थी। ओनली मैन अबव, जो लोग 25 ईयर्स के एज के थे और टैक्सेस 3 डेज का टैक्सेस पे कर सकते थे, वही वहाँ के एक्टिव सिटीजन माने जाते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स। और वहाँ की महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक बताया जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट टैक्स पेयर्स। और नेशनल असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को उच्चतम श्रेणी में होना, यानी हाईएस्ट श्रेणी में होना और टैक्स पेइंग करने होना जरूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन बिगन ए डिक्लेरेशन ऑफ माइंड राइट्स ऑफ सिटीजन। और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स ऑफ मैन को बताना शुरू कर दिया, जिसमें राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ स्पीच एंड राइट्स ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एस्टैब्लिश एज ए नेचुरल इनेबल राइट। ये सारे जो राइट्स थे वहाँ के नेचुरल राइट बताए गए। दैट बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बट कुड नॉट बी टेकन अवे। और कहा गया ये सब कुछ नेचुरली लोगों को मिले होते हैं, इसलिए इनको किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द सम डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ए मैन एंड सिटीजन। दीज आर द राइट्स ऑफ सिटीजन। मैन आर बॉर्न रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। हर आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और उसके अधिकार समान होते हैं। द एम ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन टू प्रिजर्वेशन द नेचुरल एंड इलिनेबल राइट ऑफ ए मैन। राजनीतिक संगठन जो वहाँ के पॉलिटिकल एसोसिएशन होता है, उसे जो नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करने का अधिकार होना चाहिए। द सोर्सेज ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड इन नेशन। राज्य की संपूर्ण संप्रभुता शक्ति वो नेशन में निहित है, ना कि किसी इंडिविजुअल में। लिबर्टी कॉन्सिस्ट द पावर टू द वॉट एवर नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। द लॉ हैज़ बीन राइट टू फॉरबिड ओनली द एक्शंस दैट इंजूरियस टू द सोसाइटी। कानून भी ऐसे होने चाहिए या जिससे किसी को हानि, कानून और अधिकार कानून के पास है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक
कानून को नहीं पास करना चाहिए। लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, कानून जो है किसी व्यक्ति की इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं, किसी विल को एक्सप्रेस करते हैं, और इसीलिए हर व्यक्तिगत रूप से इसका लोगों को पर्सनली इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। जब वो बने तो उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो मैन कैन बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिनाइड। किसी भी व्यक्ति को कानून प्रक्रिया में किसी तरह से दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एवरी सिटीजन में स्पीक एंड राइट प्रिंट फ्रीली, हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर लिख सकता है और बोल सकता है अगर वो फ्री है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज इंडिसिप्लिन, देश के विकास के लिए कुछ टैक्सेस अगर लगाए जा सकते हैं तो वो हर नागरिक पर प्रॉपरली उसके प्रोपोर्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ द मीन्स, उस व्यक्ति की आय के अनुसार वो टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, वो उस टैक्सेस को पे कर सकता है। सिंस प्रॉपर्टी इज स्केयर्ड इनवॉयलेबल राइट, और संपत्ति एक का अधिकार एक सैक्रेड और एक पावन अधिकार है और किसी व्यक्ति को से वंचित नहीं किया जा सकता। Now there are some symbols. The broken chain, some symbols of French Revolution. टूटी हुई जंजीर, उस समय जो राजनीतिक प्रतीक थे और फ्रेंच सोसाइटी के वो ये थे कि एक ब्रोकन चेन, हर देश में एक कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, उस समय वहाँ के पॉलिटिकल सिंबल्स थे। ब्रोकन चेन दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, और टूटी हुई जंजीर दास प्रथा यानी आज़ादी का प्रतीक है, यानी हम वी आर फ्री। द बंडल ऑफ रॉड्स यानी हम वन एवर वी आर यूनाइटेड वी कैन नॉट ब्रोकन बाय एनी वन, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता और राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है। द आई विद इन ट्राइंगल रेडिएटिंग, आँख ज्ञान का प्रतीक है और इसलिए सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती हैं। स्क्रिप्टरी सिंबल ऑफ रॉयल पावर यानी शाही सत्ता का प्रतीक। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम ए रिंग यानी धन का प्रतीक, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी सनातन का प्रतीक है। सिंबल ऑफ इटर्निटी पवित्रता का प्रतीक। फिगरिंग कैप कैन बी वॉर्न बाय स्लेव ऑफ फ्री, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी, ये टोपी डिसाइड करती है। ब्लू वाइट रेड, रेड नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये वहाँ के कलर हैं नेशनल कलर फ्रांस के। विघ्न वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून का मानवीय रूप। एंड द सेम ऑफ ऑल द इक्वल बिफोर लॉ, ये लॉ की कानून की टैबलेट जो बताती है एवरीवन इज सेम। नाउ योर चैप्टर सेकंड पार्ट इज कंप्लीटेड।